जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत खूब लिखा, लिखने वाले ने लिखा इश्क के बारे में कि जुबां पर जो मोहर होती है कैसे कि जुबां को भी बंद करके रखना पड़ता है इश्क में, कि जिनका इश्क सादक है वो कब फरियाद करते हैं, जिनका इश्क सादक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। ये इश्क की एक ऐसी दुनिया है जिसमें इश्क करने वाला अपने आप को भूल जाता है, ख़त्म कर देता है। सिर्फ सामने वाला महबूब या महबूबा उसी में अपने आप को विलीन कर देता है। और इश्क के बारे में तमाम बातें कही गई, तमाम जिक्र किए गए। बहुत पुरानी एक कवाली सुना करते थे, ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत सुंदर उसमें लाइनें लिखी शायर ने कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी, लाज राखो मोरे घूंघट पटकी। क्या एक ऐसी बातें गहराई की कह जाता है शायर, जो सुनने वालों को एक बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वाकई ही इश्क आसान नहीं होता। बहुत एक गहराई में उतरना पड़ता है, ऊंचाई में जाना पड़ता है, फिर जाकर कहीं इसका एक आध तुपका, एक आध बूंद जो नसीब होती है, हमें उसका पता चलता है। और दोस्तों, ऐसी जो बातें हैं जब कही जाती हैं इश्क के बारे में, तो दुनिया ही एक अलग हो जाती है। क्योंकि किसी ने कहा है दो शब्द हैं, एक प्यार है और एक इश्क है। प्यार और इश्क देखने में तो सुनने में एक जैसे ही शब्द लगते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि प्यार और इश्क में क्या अंतर है, तो बहुत सुंदर जवाब दिया देने वाले ने। कहते जो प्यार होता है उसमें डिमांड होती है, मांग होती है, लेकिन जो इश्क होता है, इस इश्क कभी कुछ मांगता नहीं, कोई डिमांड नहीं रहती। इसलिए इश्क में अपने आप को जो ख़त्म कर देता है वो इश्क की बुलंदियों तक पहुंचता है। इंतहा तो ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। ये एक इश्क की बुलंदी हुआ करती है कि जब खुदा भी बंदे को इश्क करने लग जाए। तो आज जो हमारी गेस्ट हैं, जो हमारे साथ गेस्ट हैं, वो एक ऐसी शायरा हैं जिन्होंने इश्क की बुलंदी को भी छुआ और तरह तरह के अपनी फीलिंग्स को लफ्ज़ों में उन्होंने कैद किया। तरुणा मिश्रा जी, जो कि उर्दू की एक जानी मानी शायरा हैं, आइए इनके साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले इनका स्वागत करते हैं। जी तरुणा जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार विक्रम जी, और जस्ट हिंदी वाले सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मेरा बहुत आदाब और नमस्कार। जी तरुणा जी, जैसे कि हमने कहा कि आप उर्दू की शायरा हैं, उर्दू में कमाल की चीज़ें आपने लिखी। और उस तरफ जाने से पहले आपकी बेसिक जो हम अपने दर्शकों को आपके तारुफ करवाना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ पर आपने शिक्षा प्राप्त करी। जी, मेरा जन्म जो है वो अब उत्तराखंड में है, नैनीताल। वहाँ की खूबसूरत वादियों में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, वो वहीं पे पोस्टेड थे उस वक्त, तो वहीं पे जन्म हुआ। और ज्यादातर शिक्षा मेरी यूपी में बहुत सारे जगह पे हुई है, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, छोटे छोटे शहरों में। जहाँ भी ट्रांसफर होता था हम वहीं जाते थे और वहीं हमारी शिक्षा होती थी। तो परिवार में एक कैसा माहौल था तरुणा जी जिसके कारण आप पर ये प्रभाव पड़ा? कोई और भी परिवार में ऐसा लिखने वाला था या किसी को शौक था जिसके कारण आपके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा? जी, परिवार में कोई लिखने वाला तो नहीं था हमारे परिवार में, लेकिन घर में बहुत ही अच्छा माहौल था। हमेशा साहित्य की बातें होती थी। मुझे याद है कि मेरे फादर वो इंजीनियर थे, लेकिन संस्कृत और हिंदी की उनको बहुत सारी रचनाएं आती। जयशंकर प्रसाद की कामायनी अक्सर वो गुनगुनाया करते थे और मैंने सुनी है बचपन से। तो एक अच्छा माहौल था। सब घर में पढ़ाई लिखाई पर बहुत जोर दिया जाता था, तो उसकी वजह से शायद वो हम लोगों के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव भी पड़ा। सब बहनें पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और हम तीनों बहनें ही हैं, तो जी बहुत ही उदारवादी माहौल में हमारी परवरिश, हमारी तरबियत हुई। मुझे लगता है कि आज के बच्चों को भी शायद इतनी अच्छी तरबियत नहीं मिलती होगी जिस माहौल में हमारी तरबियत। जी। और कौन सी उम्र रही होगी तरुणा जी की जब आपने लिखना शुरू किया, या ये कही कि जब आपने पहला कोई कलाम लिखा
तब क्या उम्र रही होगी आपकी? मैंने एक शेर कहा था, शायद मैं तकरीबन 12-13 साल की होंगी उस वक्त। मैं आपको सुनाना भी चाहती हूँ वो शेर। जी, इरशाद। मुद्दतों जिंदगी तलाशा किए, आहा, मुद्दतों जिंदगी तलाशा तलाशा किए, किए। मौत आई तो जिंदगी देती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। जी। तो ये शेर मैंने लिखा, और घर में बहुत सारी मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं आया करती थी, हम पढ़ते थे। और जो मेरे आसपास की उम्र के लोग होंगे, 50 के आसपास, उनको ये पता होगा कि पहले एक सरिता आती थी मैगजीन, और उसमें छोटे छोटे शेर जो है वो कोट होते थे। तो जहाँ सब लोग कहानियां पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते थे, मैं वो हमेशा शेर एक डायरी में नोट कर लिया करती थी। शायद वहीं से वो शौक मुझे पैदा हुआ। और फिर जब मेरी मदर ने ये शेर देखा मेरा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो 12-13 साल की बच्ची और जिंदगी और मौत की बातें कर रही है। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और उस वक्त ये शायद माना जाता था कि शायरी अगर आप करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई लिखाई के माहौल से दूर हो जाएंगे, आपका ध्यान पढ़ने में नहीं लगेगा। तो उन्होंने मुझे फिर कसम दे दी कि अब आप कुछ मत लिखना, क्योंकि आपको पढ़ना है, कुछ आगे बनना है। बस इसी वजह से फिर वो जी, छूट गया और धीरे वाकई धीरे। तरुणा जी, जैसे आपने ये शेर कहा कि मुद्द तो जिंदगी तलाशा किए, वाकई एक ऐसा अगर सोच कर भी देखे तो एक 12-13 साल की बच्ची के लिए बहुत ऊंची उड़ान है। जैसी उड़ान आपने इस शेर में लगाई, क्या एक आपने भाव दिया कि नामुमकिन सी बात एक ऐसी लगती है कि इस उम्र में इतनी संजीदगी और इतनी गहराई शब्दों में जो आपने लिखी, वाकई अपने आप में एक मिसाल है। और चाहूँगा मैं कि जैसे आपने कहा कि आप पहले शेर लिखती रही, औरों के पढ़ती रही जो मैगज़ीन में आते थे, क्योंकि एक अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पहले वो पढ़ते नहीं अच्छा, उतनी देर तक हम में वो एक प्यास नहीं जागती, उतनी देर तक अच्छा लिखने का स्वभाव बन ही नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा कि तरना जी, आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे दर्शकों को आप अपना कुछ कलाम सुनाएं। जरूर। मैं सबसे पहले आपको एक गजल सुनाना चाहती हूँ, उसका एक शेर है। जब वो शेर आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। उस शेर ने मुझे मेरी पहचान दी है। तो मतलब अर्ज करती हूँ कि जी, इश्क इरशाद। की रस्म निभाना थी, आहा, इश्क की रस्म निभाना थी, निभा ली मैंने। आहा, इश्क की रस्म रस्म निभाना निभाना थी। थी, निभा ली मैंने। दर्द की बस्ती बसाना थी, बसा ली मैंने। क्या बात है। और इसमें एक सानी मतलब भी है कि वो जी, जरूर आएगा, वो वो जरूर जरूर आएगा। आएगा, एक आस लगा ली मैंने। वाह, वो जरूर वो आएगा। जरूर आएगा जी, एक आस लगा ली मैंने। घर की हर चीज करीने से सजा ली क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, मैंने। बहुत खूब। और इसमें एक शेर ये भी देखें कि वो तो महफिल में ही ऐलाने वफा कर देता। वो तो महफिल में भी। जी, वो तो महफिल में ही ऐलाने वफा कर देता। बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। क्या बात है, क्या बात है, बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने, बहुत खूब। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर ये भी देखें कि नाम उसका ही लिया करती है वो शामो सहर। आहा, नाम उसका ही लिया करती है वो शामो सहर। एक मैना जो बड़े प्यार से पाली मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब, बाकमाल। और जो शेर मैं आपको अभी सुनाना चाहती हूँ, वो भी आने वाला है, लेकिन उसके पहले एक बहुत संजीदा शेर है, वो सुनाना चाहती हूँ। जी। कि घर की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते। घर की बुनियाद के घर पत्थर। की बुनियाद के पत्थर भी सड़क पर होते। हम्म वो तो अच्छा हुआ दीवार बचा ली मैंने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब तरना जी। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और ये एक शेर ये भी देखें, इसमें जो सबसे पसंदीदा मेरा शेर है और जिसने मेरी मुझे पहचान भी दी है कि आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय बनाते हुए। जी, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर आज फिर चाय में चाय में पत्ती नहीं पत्ती नहीं डाली। डाली मैंने। ये क्या एक बात शेर है जिसने मुझे मेरी पहचान दी है।
थोड़ा बहुत जो मकबूलियत मुझे मिली है, लोग मुझे पहचानने लगे हैं, उसमें शेर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जी जी बिल्कुल, जैसे आपने कमाल का आप लिखते हैं और शब्दों की रवानगी आपकी बहुत खूब है, कमाल की रवानगी आपके शब्दों में। तो आप बता रहे थे कि बस बचपन का जिक्र कर रहे थे कि आप वो एक मैगज़ीन पढ़ते थे, फिर आपने शेरों को पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आपने जो इसकी एक प्रॉपर तालीम होती है वो आपने कहाँ से ली, किसको आपने उस्ताद बनाया इसकी आपने इल्म सीखने के लिए? दरअसल उसके बाद, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन में मेरी माँ ने मुझे फिर जब ये शेर सुना मेरा, और बहुत संजीदा शेर था, तो उनको लग रहा था कि मेरी बेटी बहुत ज़हीन है, पढ़ने में बहुत होशियार थी मैं। और खासतौर पे मैथ्स फिजिक्स वगैरह सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे थे। बाद में मैंने फिजिक्स में एमएससी भी किया। तो उनको ये लगता था कि ये अगर पढ़ने से मन हट गया, अगर ये लिखने लगेगी तो शायद ये उस वक्त उस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। तो उन्होंने मुझसे कसम ले ली थी कि तुम कुछ भी नहीं लिखोगी अब। तो पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए, और ये जो लिखने का मेरा जुनून था, जो शौक था, ये दूसरी आर्ट फॉर्म में चला गया। मैंने पेंटिंग्स बनाई, और उसके बाद थोड़ा बहुत डांस और नृत्य भी सीखा, कथक सीखा मैंने। थोड़ा बहुत छोटी उम्र में मैंने कुछ वर्ष जो है वो क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था। तो ये फिर उसके बाद जब मैं शादी हो गई, और कभी कभी होता था ना कि हर औरत के लिए जो एक मी टाइम होता है, जो अपने लिए थोड़ा सा वक्त होता है, जी आप बहुत खुश होते हैं या आप थोड़ा दुखी होते हैं, तो आप अपने जो जज्बात हैं उनको कहीं ना कहीं लिखते हैं। तो वो चुपचाप डायरी में वो लिखना मेरा जारी रहा, क्योंकि मेरी माँ ने भी मेरी शादी के बाद वो डायरी मेरी वापस कर दी थी। तो बस उसी में कहीं ना कुछ लिखते रहते थे। वो पोएट्री के फॉर्म में होता था या मुक्त छंद होता था, इस तरह की कविताएं होती थी वो। और फिर पता नहीं कैसे उनमें वो काफिये और वो रदीफ आने लगी, और कैसे वो गजलों की तरफ मुड़ गई मैं। मुझे पता नहीं था, कोई उस्ताद नहीं था, कोई घर जी में साहित्यिक माहौल इस तरह का नहीं था कि कोई लिखता और मैं उनसे सीखती। जी लेकिन मुझे याद है कि फिजिक्स में एमएससी थी, तो मैं टीचिंग जॉब करती थी, फिजिक्स पढ़ाती थी। और किसी वजह से मुझे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो जब मैं 2-3 साल बिल्कुल बिस्तर पे रही, क्योंकि काफी सीरियस मुझे जो है वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। उस वक्त मेरे बेटे ने मुझे दोबारा से, क्योंकि उसको लगता था कि मदर जो है वो इतनी बिजी थी, बहुत मसरूफ रहती थी, और उसके बाद एकदम आपके पास खाली वक्त है, तो उन्होंने मुझे फिर से कहा कि आप इंस्पायर किया कि मम्मी आप दोबारा से लिखना शुरू करो। जी तो मैंने तरुणा वो जी, काम कैसे दोबारा शुरू किया। आगे का एक जो सफ़र रहा आपकी, और भी ये बातें जानेंगे, लेकिन एक समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, फिर उसके बाद कैसे अपने मकाम तक पहुंची, कैसे एक शायरी जो उनमें पहले थी, कैसे एक वो लफ्ज़ों के द्वारा शायरी फूटने लगी, सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130। आज हमारे साथ हैं उर्दू की मशहूर शायरा तरुणा मिश्रा जी, जिन्होंने अपने जीवन में कैसे एक संघर्ष में से निकलते हुए यहाँ तक पहुँचे, इस सब की गुफ्तगू हम इनके साथ करेंगे। आइए इनके साथ एक बार फिर मुलाकात करते हैं। जी तरुणा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि एक छोटी उम्र में ही आपको शायरी के साथ प्यार हो गया, तो क्या कुछ ऐसी जीवन में वजह रही कि कुछ प्यार मोहब्बत ज़िंदगी में आया जिसके कारण आप इन लफ्ज़ों की तरफ मुड़ गई? अगर आप कुछ हमसे साझा करना चाहें। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले बताया मैंने कि मेरी तरबियत जिस घर में हुई थी वहां पर हमेशा मर्जी पूछी जाती थी। जी और शादी के बाद ही उन्होंने जब ये मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए और बात हुई, तो उन्हीं से प्यार हुआ बाकायदा। और उन्हीं के वजह से जो है मैंने फिर आगे लिखना भी शुरू किया बाद में। पहले तो जॉब की वजह से, बाकी चीजों की वजह से, बच्चे छोटे थे तो इतना वक्त नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि आपको हर चीज, निदा फाजली साहब ने कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो जी मुझे जब लग रहा था कि हर चीज बहुत परफेक्ट है, बहुत सही जा रही है,
अच्छे हस्बैंड हैं, बच्चे अच्छे हैं और बहुत अच्छा जॉब कर रही थी। तो उस वक्त मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। जी। और बिस्तर पे जब आप अकेले बैठे होते हैं खिड़की के पास, तो कहीं ना कहीं जो आपके ख्यालात होते हैं उनको वो आपको परेशान भी करते हैं और कुछ आगे करने को मजबूर भी करते हैं। तो बिल्कुल, कई बार वहां हमें से ऐसे दोबारा। लगता है कि जो जीवन में दुख आया है वो दुख ना होकर वो आने वाले समय के लिए एक सुख के रूप में वो दुख भी हमें काम देने के लिए आता है। और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि आने वाले समय के लिए एक आपको वो ऐसा जो एक झटका लगा या दुख के वो क्षण आए, लेकिन आने वाले समय के लिए एक आनंद की अनुभूति थी उस समय में छुपी हुई। बिल्कुल, बेशक मैं हमेशा इस बात पे यकीन करती हूँ कि जो ईश्वर करता है वो सबसे अच्छा होता है। उस वक्त बहुत लग रहा था कि जब छोटे बच्चे थे तब वो जॉब कर लिया, बच्चे बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, तो मैं आराम से कर सकती थी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वो जॉब कर रही होती हूँ तो शायद इतना वक्त भी नहीं मिलता कि मैं कुछ और सोच पाऊँ या कुछ और कर पाऊँ। और ईश्वर चाहता था कि मैं कुछ और करूँ। बिल्कुल। तो और तरना जी, जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और आपका जो है गज़ल के कुछ और रंग हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत गजल है और उसमें मैं एक शेर जो है मैं जो मैंने आपके को बताया कि हमारी किस माहौल में हमारी तरबियत हुई थी, उसके ऊपर भी एक शेर आएगा। तो वो मतलब अर्ज करती हूँ जी, कि इरशाद। हम्म। हमें नसीब जो तेरी गली नहीं होती, आहा। हमें नसीब जो तेरी तेरी गली गली नहीं नहीं होती, होती। तो दिल के हुजरे में फिर रोशनी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। तो दिल के हुजरे में फिर रोशनी नहीं होती। और शेर देखें कि हमें सिखाया है अब्बू ने उम्र भर ये सबक, हमें सिखाया है। हमें सिखाया है अब्बू ने उम्र भर ये सबक, सवाल करने की आदत बुरी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जी। सवाल करने की आदत आदत बुरी बुरी नहीं नहीं होती। होती। और शेर देखें कि तुम्हें खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हें खबर ही तुम्हें नहीं। खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हारे बाद यहाँ शाम ही नहीं होती। वाह 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 वाह, तुम्हारे बाद यहाँ शाम भी नहीं होती, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। तुम्हें खबर ही नहीं घर का हाल कैसा है, तुम्हारे बाद यहाँ शाम ही नहीं वाह। होती। और एक शेर जो मेरा बहुत पसंदीदा शेर है वो देखें कि बस एक शरर ही है दरकार रोशनी के लिए, हम्म। बस एक शरर चिंगारी, बस एक शरर ही है दरकार रोशनी के लिए, उदास लोगों में क्या जिंदगी नहीं होती। हा, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। उदास लोगों में क्या क्या जिंदगी जिंदगी नहीं नहीं होती। होती। और एक शेर देखें कि कहानियों पे नहीं है यकीन बच्चों को, हम्म। कहानियों पे नहीं है यकीन यकीन बच्चों बच्चों को, को। वो जानते हैं कि कोई परी नहीं होती। हा, वो जानते हैं कोई परी नहीं होती, बहुत खूब। जी, आजकल के बच्चे आप जानते हैं कि उनको इतनी बिल्कुल। आसानी से आप बहला नहीं सकते हैं। जी। और एक बिल्कुल जो शेर सच्चा सा शेर है वो देखिए कि है जिनके पास घड़ी वक्त उनके पास कहाँ, बहुत खूब। है जिनके पास घड़ी वक्त। वक्त उनके पास कहाँ, है वक्त जिन पे उन्हीं पर घड़ी नहीं होती, है वक्त जन पे। वाह, बहुत खूब। उन्हीं पर बहुत खूब घड़ी तरना नहीं जी। होती। वाह, एक बार फिर से ये शेर हो और जाए। है जिनके पास घड़ी वक्त उनके पास कहाँ, है वक्त जिन पे उन्हीं पर घड़ी नहीं होती। वाह, बहुत खूब। और जो इस गजल का आखिरी शेर है वो देखिए आप, मतलब मुझे लगता है शायर अपनी बात दो मिसरों में कह जाते हैं और शायद मैंने भी कुछ कहने की कोशिश करी। अगर आपको ये पसंद आए तो बताइएगा जी। कि मिजाज रेशमी रखने के फायदे मत पूछ, मिजाज रेशमी रखने के। मिजाज रेशमी रखने के फायदे मत पूछ, वो मिट्टी सख्त तो पूजा गरी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। वाह वाह। वो मिट्टी सख्त तो पूजा गरी नहीं होती। आप गीली मिट्टी से ही कुछ बना सकते हैं, जो सख्त मिट्टी होती है उससे कुछ भी नहीं बन सकता है। तो यही एक बात कहने की मैंने कोशिश करी। जी। तो ये गजल मैंने आपको
सामने पेश करी। बहुत खूब। और तरुणा जी, जैसे आप एक बड़े अच्छे लफ्ज़ों का चयन करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उर्दू अपने आप में एक बहुत मीठी ज़ुबान है, जिसको कह सकते हैं वो है। और बिल्कुल। आपने अपनी शायरी में उर्दू का काफ़ी इस्तेमाल किया, तो आपने उर्दू के लिए स्पेशल कोई आपने तालीम ली, क्या किया? नहीं, मैंने उर्दू के लिए तालीम तो नहीं ली। थोड़ी क्या हुआ कि जब मैं आफ्टर 40 जब मैंने शायरी दोबारा से शुरू करी और गजलों की तरफ मुड़ी, तो बचपन से जो एक चीजें थी कि जैसे घर में जो पापा थे वो गजलों के रिकॉर्ड लाया करते थे, और जी। मैं बेगम अख्तर और बहुत सारी गजलें, उनकी गजलें या मेहंदी हसन साहब को सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। तो मुझे हमेशा गायकी तो बहुत मुतासिर करती ही थी, लेकिन जो बोल थे वो मुझे बहुत पसंद थे। मैं खास तौर पे जो हमारी फिल्मी सॉन्ग होते थे, फिल्मी गाने होते थे, उनमें भी अगर कोई ऐसा लफ्ज आ जाता था, जैसे मुझे याद है एक गाना था, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत मोहब्बत का का इरादा इरादा है। है, परस्तिश की, तो परस्तिश जो वर्ड आया, जब लफ्ज आया, तो मैं उसका मानी जानने की कोशिश करती थी। तो वो शायद एक बचपन का जो शौक था, धीरे धीरे मुझे वो उर्दू के शब्द अपनी तरफ खींचते थे। तो उसके बाद जब मैं बाकायदा मैंने गजलें कहने शुरू करी हैं, तो मैंने स्क्रिप्ट भी सीखी। मुझे लगता है कि कोई भी जबान आपको खाली बोलने से नहीं आती, आप उसको लिखना भी आपको आना चाहिए। तो मैंने जी। उर्दू लिखना भी सीखा आफ्टर 40। बहुत खूब। और जी। जैसे तरुणा जी, आपने कहा कि उर्दू लिखना भी शुरू किया, मुशायरों में आप जाती भी हैं, और उसके बाद आप निज़ामत भी करती हैं, जिसे हम हिंदी में मंच संचालन कह देते हैं, उर्दू में इसको निज़ामत कहते हैं। किस तरह से आप ये करती हैं, कैसा एक माहौल रहता है उस समय जब आप निज़ामत की वो जो है सेवा करती हैं? बिल्कुल। मैं आपको सच सच बताऊं तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी निजामत करती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब माइक पकड़ने में मुझे बहुत घबराहट होती थी और बहुत डर भी लगता था। लेकिन बस शायद वो एक मेरी आदत थी कि बाहर अंदर से आप कितने भी डरे होते हैं, बाहर से मैं कभी दिखाती नहीं थी, कभी जाहिर नहीं करती थी कि मैं बहुत घबराती थी। तो धीरे धीरे वो मैंने कोशिश करी। और एक हमारा इदारा है, एक हमारी तंजीम है, एक जैसे संस्था होती है उसको कहते हैं। जी। तो उसमें कई बार हुआ कि जैसे प्रोग्राम्स हुए, गोष्ठियां हुई, जिनको नशिस्त कहते हैं, तो उनमें उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आप ये निजामत करेंगे। तो बाकायदा मैंने उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करी, मैंने लिखा और फिर उनको दिखाया, जो अपने हमारे तंजीम के बाकी हमारे शायर थे, कि ये ठीक है। और शीशे के सामने खड़े होकर बहुत कोशिश करी कि मैं सही तलफ़ुज़ हो और सही ढंग से मैं उसको पेश कर पाऊँ। और धीरे धीरे वो आदत में आ गया, जी। और क्योंकि मैं तरुणा जी, पढ़ती बहुत अगर थी। आपने पेशकारी करनी हो, कुछ नमूना हमारे सामने पेश करना हो कि आप एक मुशायरे में बैठी हैं और किसी शायर को आपने बुलाना हो, तो किस तरह से आप बुलाएंगी? जी, जैसे हमारी एक संस्था है, एक तंजीम है हमारी, कारवाने गजल। जी। तो उसके जो हमारे सरपरस्त हैं, जो उसके करता धरता है, असलम राशिद साहब, मान लीजिए मैं उनको दावत सुखन दे रही हूँ किसी शेर गजल के लिए, या उनको कलाम सुखन दे रही हूँ, तो मैं उनको इस तरह से बुलाऊंगी कि हमारे बीच कारवाने गजल के रूहे रवा जनाब असलम राशिद साहब मौजूद हैं, और मैं उनको बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से दावत सुखन देती हूँ, जनाब रहमान फारिस साहब के अशार के साथ। कैसी शिद्दत से तुझे हमने सराहा, आहा, तेरी परछाई को भी टूट के चाहा, आहा, शेर कहने हैं तो यूं कह कि तेरा दुश्मन भी दुश्मनी भूल के चिल्ला उठे, आहा, आहा। तो आइए जनाब असलम राशिद साहब हमारे सामने अपना कलाम पेश करें। कैसे आपने ये नमूना पेश किया, आहा! जी। बहुत शुक्रिया। बहुत तो खूब, बहुत खूब। सबसे खास बात है विक्रम जी, वो ये है कि आपको दूसरे शायरों के बहुत सारे अशार याद होने चाहिए। जी। एक वक्त ऐसा भी था, जब मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ शेर सुनाइए दूसरों के। तो लोग कहते हैं कि 3-4 हजार शेर याद होने चाहिए, लेकिन उस वक्त मुझे 10 शेर भी याद नहीं। लेकिन जी। शायद एक जो जज्बा था हमेशा मेहनत करने का, तो मैंने पढ़ा भी और याद भी किया, और आज आपके सामने मैं बिल्कुल। बैठी हूँ रूबरू में। और उसी मेहनत के कारण आज आप एक मंजी हुई शायरा भी हैं, निज़ामत भी करती हैं, और आप कहानीकार भी हैं।
ये आगे के सफ़र की भी आपसे दास्तां सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दर्शकों, कहीं ना जाइएगा, क्या क्या जीवन में उपलब्धियां हासिल करी तरुणा मिश्रा जी ने, इन सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, ये लाइव शो है, आप हमें भी कॉल करिए। कुछ आप भी अगर लिखते हैं तो हमसे साझा करिए। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज शेरो शायरी की महफिल है, जमी हुई है, और हमारे साथ हैं तरुणा मिश्रा जी, जो कि कमाल की शायरा हैं, कमाल की बुलंदी तक जो पहुंची, और कमाल की बातें, छोटे छोटे शेरों में उन्होंने ऐसी बातें कहीं। और अभी तो मेरा घर पूरी तरह जला भी नहीं, जो हाथ सेंक रहे थे उठ के जाने लगे। ऐसे शेरों की मलिका तरुणा मिश्रा जी। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी तरुणा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने जी से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से जीवन में फिर आगे बढ़ी, मुशायरों में भी जाने लगी, और एक जो हम ख़ास तरह की तालीम जिसे कह सकते हैं, फिर भी सीखना पड़ता है शायरी के लिए, गज़ल लिखने के लिए, तो वो आपने तालीम कहाँ से ली? जी शुरुआती दौर में तो जब मैंने गजलें कहना शुरू करी तो मुझे जो फेसबुक में आप यकीन नहीं मानेंगे, एक फिल्बदी होता है, उसमें रोज एक मिसरा दिया जाता था और बहुत सारे लोग वहां पे शेर कहते थे। तो तकरीबन मैंने भी वहीं पे शुरुआती दौर पे मैंने भी वहां पे कहा है, और एक नाम हो गया था, थोड़ा बहुत लोग पहचानने लगे थे कि आप कुछ अलग कहने लगे हो। लेकिन मैंने बाकायदा तालीम जो गजल की ली, जो बहर सीखी और गजलों की जो तालीम ली, वो मेरे उस्ताद हैं गोविंद गुलशन साहब, जो कृष्ण बिहारी नूर साहब के शागिर्द हैं। तो एक बहुत अच्छी रवायत से जुड़ गई हूँ मैं। नूर साहब का आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, और जी। उनके शागिर्द गोविंद गुलशन साहब, और फिर मैं उनकी शागिर्दा हूँ। तो मैंने उनसे बाकायदा फिर तालीम ली थी। जी। तो तरुणा जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और आपकी शायरी का रंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आपने मुझे अभी एक बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे आपने अभी पढ़ा है मेरा, और ये शेर, ये गजल मेरी शुरुआती दौर की गजलों में से एक है। तो मैं आपको यही गजल पूरी सुना देती हूँ जी। कि ये क्या हुआ तुम्हें, हाँ। ये क्या हुआ तुम्हें, लफ्जों से मात खाने लगे। हम्म। ये क्या हुआ तुम्हें, लफ्जों से मात खाने लगे, सवाल हमने किया और नजर झुकाने लगे। क्या बात है, क्या बात है। सवाल सवाल हमने किया और नजर झुकाने लगे। हाँ। और शेर देखिए कि सफर सफर में हौसला दरकार है हर एक सूरत, हम्म। सफर में हौसला दरकार है हर एक सूरत, ये क्या कि चार कदम पर ही डगमगाने लगे। क्या बात है, वाह वाह, डगमगाने लगे, बहुत खूब। ये, ये क्या कि चार कदम पर ही डगमगाने लगे। और जो शेर आपने अभी सुनाया था कि अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, वाह। अभी तो घर मेरा पूरी पूरी तरह तरह। जला भी नहीं, जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे। क्या बात है, क्या बात है। वाह। बहुत शुक्रिया। जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के वो जाने उठ के लगे। जाने लगे। और एक शेर ये भी देखिए कि जब उनसे फासला हमने बढ़ाया तो ये हुआ, जब उनसे जब हम फासला उनसे फासला हमने हमने बढ़ाया बढ़ाया। तो ये हुआ, वो दूर होते हुए भी करीब आने लगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर नजरिया। बहुत शुक्रिया। जी। वो दूर होते हुए भी करीब आने लगे। और एक शेर जो देखिए बहुत सादा सा शेर है, लेकिन बहुत गहरी बात है कि अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी। हम्म। शनासाई माने परिचय। जी। अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर उड़ाने लगे। हाँ, वाह वाह, वाह वाह। तो ये गजल मैंने आपको सुनाई, जो आपने शेर याद दिला दिया मुझे, तो मैंने सोचा मैं भी यही गजल सुना देती हूँ जी जी, आपको। बहुत जी। खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा लिखती हैं आप, कमाल का लिखती हैं। और ऐसी बहुत शायरी, क्योंकि हर एक इंसान को ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये हमारे ही जो दिल की बात है, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बातें ही ये शायर जो है कह रहा है। और यही एक अच्छे शायर की पहचान होती है कि आम इंसान को ये लगे कि ये मेरी ही बात है जो सामने मंच से कही जा रही है।
और जी जैसे तरुणा जी बिल्कुल। आपने लिखा, काफ़ी लिखा और आपने सुना भी काफ़ी। ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन कौन से शायरों को सुनते थे, और आप एक शायरा हैं तो कौन सी ऐसी शायरा रही जिनको सुन के आप एक प्रभावित हुई कि आप भी एक वैसा मकाम जो है हासिल करना चाह रही थी जीवन में, जिनको सुन के आपको ऐसा लगा? जी, मैं बिल्कुल विक्रम जी, आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आप अगर एक गज़ल कहते हो तो आपको 100 गज़ल जो है वो पढ़नी चाहिए, उसको जी 10 गुनना चाहिए और तब एक गज़ल कहनी चाहिए। ये होना चाहिए, तब आप कुछ कह पाओगे। तो बचपन से जैसे मैंने बताया था कि मैं मेहदी हसन साहब और बेगम अख्तर की गज़लें सुनती थी। लेकिन हमेशा होता है कि आप लोग पहचानते हैं कि अच्छा रंजिश ही सही आप सुन रहे हैं, तो लोग कहते हैं मेहदी साहब की गज़ल है। जबकि ये अहमद फराज साहब ने लिखी है। इसी तरह से ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, बहुत मशहूर गजल है, बेगम जी अख्तर साहिबा ने गाई है, लेकिन ये शकील बदायूनी साहब ने लिखी है। तो मेरा हमेशा से ध्यान लिरिक्स पे जाता था और मैं जानने की कोशिश करती थी कि ये कौन, किसने लिखी है। तो इन सबको शकील साहब को, साहिल लुधियानवी साहब को, अहमद फराज साहब को, और बाद में मैंने बशीर बद्र साहब को भी काफी पढ़ा। तो इन सबको तो पढ़ाई है। बशीर बद्र साहब बहुत ही अच्छी, बहुत गहरी और सादा जबान में बहुत ही गहरे शेर कहते थे। और अल्लाह उनको सलामत रखे। और जी इसके अलावा जो आपने शायरा की बात करी, तो एक शायरा है जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा मुतासिर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, वो है परवीन शाकिर साहिबा। वो पाकिस्तान जी की शायरा है, लेकिन आज मुझे लगता है जितनी भी शायरात कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, उन सब की आइडियल परवीन शाकिर साहिबा ही है। तो बहुत ही खूबसूरत वो लिखती भी थी और बहुत अच्छे उनके शेर थे। उसके पहले, उनसे पहले मुझे लगता है जो निस्वानी जज्बात हैं, जो औरतों के जज्बात हैं, वो इतने अच्छे से कभी किसी ने जाहिर नहीं किए जैसा कि उन्होंने किया। जी। जी। और तरुणा जी आप कहानी भी लिखती हैं, एक कहानीकार भी हैं, तो कहानी की तरफ कैसे एक मुड़ना हुआ? कहानी की तरफ ऐसे इस तरह से हुआ कि मैंने बताया कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक बहुत था। घर में बहुत सारी मैगजीन्स आया करती थी। जी तो धीरे धीरे वो सारे लफ्ज, वो बातें अपने शब्दों में कहने की मेरी आदत पड़ गई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे गाजियाबाद में मैं आजकल रहती हूँ, और यहाँ पर हर महीने काफी सारे लिटरेरी प्रोग्राम्स होते हैं, पोइट्री के भी और प्रोज के भी, कहानी के भी। तो जी मैं उनसे जुड़ी वहां जाती रहती हूँ, और वहां पर हर बार एक ताजा कहानी आपको सुनानी पड़ती है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में जब आप शिरकत करते हैं, जी तो आप भी कुछ नया कहने की, नया लिखने की कोशिश भी करते हैं, और धीरे धीरे उसमें सुधार भी आता है। तो बस वहीं से मैं कहानी की तरफ बाकायदा मुड़ी हूँ। जी। और कहानी के लिए जैसे कह लें, या एक शायरी के लिए कह लें कि एक सोच चाहिए होती है। पहले एक सोच जन्म लेती है, भाव आता है, उसके बाद उस पे आदमी जो है एक विस्तार से लिख पाता है उस सोच को पकड़ के। तो आप लिखने के लिए एक कोई ख़ास माहौल की तलाश में रहती हैं कि एक ऐसा माहौल चाहिए, या किस तरह से आप इन सभी चीज़ों को अंजाम देती हैं? जी बिल्कुल, माहौल की तो बहुत जरूरत होती है हर जगह। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका घर परिवार जो है आपको बहुत सपोर्ट करना चाहिए उसको, तभी आप कुछ काम कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि अगर औरत ने कुछ काम किया है, किसी भी महिला कोई भी घर से बाहर निकली है या कुछ कर रही है, तो परिवार का जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन एक सफल औरत के पीछे पूरा परिवार होता है। बहुत तो खूब। वो माहौल आपको जरूर मिलना चाहिए। वाह। और अक्सर क्या होता है कि रात में मुझे थोड़ा सा रातों में नींद नहीं आती है, बहुत काफी सालों से ये प्रॉब्लम है मुझे। लेकिन वो, उसको मैंने कभी एक बीमारी नहीं माना है। मैं उस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ पढ़ने और लिखने के लिए। तो जब आपका बहुत दिनों तक कुछ लिखने का नहीं काम होता, तो आप अच्छा पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके अंदर भी कोई नया भाव, नया जज्बा जगता है। जी। और तरुणा जी यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आगे की बात जो है आपसे जारी रहेगी। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, एक शायरा एक नज़ामत कैसे करती हैं, कहानी कैसे लिखती हैं, इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे हैं तरुणा मिश्रा जी के साथ। कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज शायरी की महफिल जमी हुई है और हमारे साथ हैं तरुणा मिश्रा जी, जो कि उर्दू की एक बाकमाल शायरा हैं। आइए इनके साथ एक बार फिर से गुफ्तगू करते हैं। जी तरुणा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के समय में ये पूछना चाहूँगा कि तरुणा जी, जैसे आप एक शायरा हैं, मंच पर जाती हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि शायरों की गिनती ज़्यादा होती है मंच पर, शायरा बहुत कम होती है, एक आध या दो शायरा ही होती हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि जो औरतें हैं कम लिख रही हैं, या किस तरह से ऐसा एक रहता है माहौल? तकरीबन कुछ जगह तो बिल्कुल अभी भी ऐसा ही माहौल है, जहाँ पे आप फेरिस्त देखेंगे और उसमें 10-12 शायर होंगे तो कहीं शायद एक या ज्यादा से ज्यादा दो शायरा होंगी। जी ये अभी भी है और उम्मीद करती हूँ कि इसमें कुछ सुधार आएगा, कुछ बदलाव आएगा। इसका कारण है कि अभी हमेशा लोग ये समझते हैं कि आप शायरा हैं तो आप जब मंच पे आएंगी, स्टेज पे आएंगी, तो आप सिर्फ तरन्नुम में पढ़ेंगी। और जी मुझे लगता है कि जो शायरी है उसको किसी और तरकीब की जरूरत नहीं है। आप अच्छे शेर कह रहे हैं तो जिस तरह से कोई मर्द शायर कोई भी शेर कह रहा है, वैसे ही औरत भी अपने जज्बात पेश कर रही है। जी उसको किसी तरह की और गायकी की या तरन्नुम की जरूरत नहीं होती है, ये मेरा मानना है। लेकिन इतना बदलाव इसमें आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। जैसे पाकिस्तान में तो अब आप देखेंगे कि बहुत कम लोग जो है वो तरन्नुम में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान में थोड़ा सा बदलाव आना बाकी है। जी। और जैसे आप मंच पर जाती हैं, मुशायरों पर जाती हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ ऐसी ना भूलने वाली कई बार कुछ बातें हो जाती हैं जीवन में, कुछ आप हमसे अगर शेयर करना चाहें? जी, वैसे तो मैं इस मामले में कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे बहुत ही एहतराम, बहुत ही इज्जत के साथ लोग मुझे बुलाते हैं। और कभी भी कुछ हल्केपन की कोई बातें नहीं करी है मुझसे कभी किसी ने भी। तो शायद ये मेरी शख्सियत है, लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ इस तरह की बातें। कई बार होता है। तो एक बार एक बहुत ही बड़ा मुशायरा था जी और उसमें जो फहरिस्त थी उसमें मेरा सबसे पहला नाम उन्होंने रखा था। तो हमेशा माना जाता है कि आप नए शायर हैं या आप हल्के शायर हैं, तो इसलिए आपका पहला नाम उन्होंने रखा होगा। लेकिन मैंने उसको बिल्कुल इस तरह से नहीं लिया। मैंने ये सोचा कि किसी भी मुशायरे, किसी भी चीज का आगाज अगर खूबसूरत होता है, अच्छा होता है, तो शायद वो मुशायरा उड़ जाता है। तो वाह, मैंने जो बहुत खूब। पहला कलाम पेश किया और सबसे पहले मैंने अपना कलाम पेश किया था, मुझे लगता है वहां से मुशायरा इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया कि बाकी सबको शायद वो रफ्तार पकड़ने में या बनाने में मेरे साथ मतलब उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। जी, तो कहते हैं अगर अच्छा होता आगाज है ये। अच्छा हो जाए किसी चीज़ का तो फिर सारे पीछे जी, वाले भी उनको वैसे ही दौड़ना पड़ता है। अगर बिल्कुल आगे वाला बहुत तेज दौड़ गया तो पिछले वालों को भी फिर वैसी एक जोश आ जाता है, ये कह सकते हैं। जी जी। जी, तो ये आपने चीजें एक वो होती है। सेट और कर दिया। जी, आप कुछ कह रहे थे जी। जी, आपने जैसे है वो एक आगाज किया तो आपने एक वो जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया उस मुशायरे का, जैसे आपने कहा कि आपको पहले मौका मिला। जी जी बिल्कुल। तो मैंने मतलब इस बात से कभी मुझे लगता है कि निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें तो खासतौर पे मैं जब नाजिम हूँ, जब मैं निजामत करती हूँ, तो मुझे भी पता होता है कि अगर किसी शायर ने बहुत अच्छा पढ़ा है तो उसके बाद आप किसी को बुला सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुशायरा दब जाता है। आप 2-3 शायरों ने पढ़ा और उतनी दाद हो तहसीन उनको नहीं मिली, सामाइन से लोगों से इतनी दाद नहीं मिली, तो आपको किसी ऐसे शायर को बुलाना पड़ता है जो थोड़ा सा मुशायरे को उठा दे। तो जी इसी मैं तो यही मानती हूँ कि इस तरह की चीजें हमेशा करनी पड़ती हैं। तो कभी हमें थोड़ा सा वो फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस नंबर पे हमारा नाम पुकारा जा रहा है। जहां भी बिल्कुल। पुकारा जा रहा है और जैसे आप आपने अपनी कहा कि तरफ आप से। निजामत करती हैं, तो खासकर निजामत करने वाले को एक वैसे हमेशा एक एक लफ्ज को, शेर को बड़ा संजीदगी से सुनना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुद सो गया तो सामने वाले सारे वैसे ही सो जाएंगे, इसलिए जी उसके जी। ऊपर एक और बहुत कई बार जिम्मेवारी ऐसा भी रहती है। होता है। जी जी, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब निजामत कर रहे हैं तो थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि इतना अच्छा कलाम ना हो, इतना खूबसूरत ना पढ़ा गया हो, लेकिन शायद आप तारीफ कर रहे हैं, तो ये जी भी थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि हर शायर, हर पढ़ने वाला, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा शायर हो, चाहे छोटे से छोटा शायर हो, वो ये चाहता है कि उसके कलाम को सराहा
जाए, और जो नाजिम होता है उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। तो आपको कुछ अच्छी तरह से दाद देनी चाहिए और अच्छी तरह से उसको पेश करना चाहिए, ताकि वो बाकी सारे लोग भी उसको बहुत जी। जिम्मेदारी से सुन सकें। और तरन्ना जी, मैं चाहूँगा कि कुछ और आपकी गज़ल के रंग हो जाएं, कुछ शायरी का रंग हो जाए। जी, एक मैं आपको बिल्कुल ताजा गजल सुनाती हूँ, और इसमें कुछ शेर थोड़े रोमांटिक भी हैं। वैसे तो कभी मेरी गजल में मैं कोशिश करती हूँ कि अगर 7 शेर हैं तो 7 रंग हो उसमें। जी। लेकिन फिर भी आप देखें, मतलब पेश करती हूँ। जी। इश्क, इश्क वो भी सोचकर, हम्म। इश्क वो भी सोचकर सोचकर। हमसे नहीं हो पाएगा। आहा। इश्क इश्क वो वो भी भी सोचकर। सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा, यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा। और ये शेर देखिए कि जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग, जिसकी आंखों से मिले। जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग, उसकी आंखों पर कलर हमसे नहीं हो पाएगा। वाह वाह, बहुत खूब। उसकी आंखों पर कलर हमसे नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। और ये शेर देखिए कि हौसला, उम्मीद, जज्बा, हम्म। हौसला, उम्मीद, उम्मीद। जज्बा सब ये कहकर चल दिए। हम्म। हौसला, उम्मीद, उम्मीद जज्बा जज्बा सब सब ये ये कहकर कहकर। चल दिए, इससे आगे का सफर हमसे नहीं हो पाएगा। वाह वाह, बहुत खूब। और शेर ये भी देख लें कि सारा दिन मेहमान नवाजी दर्द की करते रहे। सारा दिन सारा में। दिन मेहमान नवाजी दर्द की करते रहे, जश्न गम का रात भर हमसे नहीं हो पाएगा। वाह वाह वाह। जश्न गम का रात भर हमसे नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा। और एक जो हमारे उम्र के लोग होते हैं, अक्सर वो इस तरह की बातें सोचते हैं कि रुक गई है जिंदगी उस मोड़ पर आकर जहां, रुक गई रुक है गई है जिंदगी। जिंदगी उस मोड़ पर आकर जहां, कोई नुस्खा कारगर हमसे नहीं हो पाएगा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कोई नुस्खा कारगर कारगर हमसे हमसे नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा। और एक एक शेर जो है, जो मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, इसमें ये देखिए कि दिल दुखाना एक सितम है, हम्म। दिल दुखाना दुखाना एक एक सितम है, सितम है। और ये कारे सितम। हम्म। दिल दुखाना एक एक सितम सितम है, है। और ये कारे सितम आप कर लेंगे मगर हमसे नहीं हो पाएगा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप कर आप कर लेंगे लेंगे। मगर हमसे नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। और शेर आखिर इस गजल का ये है कि इश्क में दौलत मिली जो, हम्म। इश्क में दौलत मिली जो, उसको कैसे छोड़ दें। हम्म। इश्क में दौलत मिली जो, उसको उसको कैसे। कैसे छोड़ दें। आपका गम दर गुजर हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत खूब, बहुत आपका खूब। गम, मुश्किल, वाह वाह, आपका बहुत गम अच्छा। दर गुजर हमसे नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, बहुत खूब। और तरना जी, कभी ऐसा हुआ कि आप मंच पर अपनी जो गज़ल पढ़ रही हैं और सामने से इतनी दाद मिल रही है कि पता ही नहीं लगा उस दाद के बीच कब वो गज़ल के शेर ख़त्म हो गए, फिर को आपसे दोबारा से वो कुछ ना कुछ शेर दोबारा आपको कहने पड़े उस गज़ल के, क्योंकि कई बार माहौल ऐसा बन जाता है, आगे सुनने वाले इतने अच्छे बैठे होते हैं, ये कह लीजिए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? जी, ऐसा तो अक्सर हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ, जैसे मैंने रेख्ता में पढ़ा है, और इंदौर, लुधियाना, बहुत बड़े शहरों में, अलीगढ़, वहाँ मैंने शेर पढ़े हैं। तो बहुत समझने वाले, गजल को पहचानने वाले लोग मिलते हैं हमेशा मुझे। तो अक्सर दाद बहुत अच्छे से दी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो शेर जो है आप 3, 4, 5 बार भी सुनाते हैं, और एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि आप भूल जाते हैं ये, जी। अच्छा ये शेर जो है, पता चला आप मंच पे पढ़ रहे हैं और भूल भी जाते हैं कि ये शेर पढ़ा था और इसका दूसरा मिसरा क्या है। जी। तो ये भी हो सकता है, कभी कभी दोनों तरह की बातें होती है, बहुत अच्छा भी होता है और अचानक आप शेर भूल गए, ये भी हो जाता है। जी। और तरन्ना जी, अगर आने वाले समय के बारे में पूछे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या चल रहे हैं, किन किन कामों पर आप जो वर्क वो कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं अपने गजल के मजमूए पे, मतलब गजल की किताब पे काम कर रही हूँ, और जी। अगर ये कोरोना का पीरियड ना होता तो शायद अब तक वो आ गई होती। तो उस पर अब उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वो किताब आ जाएगी मेरी।
दूसरा, मुझे कुछ कहानियों की मैंने लिखी भी हुई है, और आगे मेरा, उम्मीद करती हूँ ईश्वर ने चाहा तो एक कहानियों की किताब और एक नॉवेल का भी प्लॉट मेरे जहन में है। बहुत खूबसूरत प्लॉट है, आपसे साझा नहीं करूंगी, लेकिन जब वो नॉवेल लिखूंगी और कभी भी होगी तो आपको जरूर भेजूंगी। जी। इसके अलावा और आपने जब आप अगर फिर देखा वो होगा तो नॉवल मैं, आपका आएगा लिखेंगे, हम उस नॉवल पर भी चर्चा करेंगे दोबारा से, आपको फिर इस शो में लेके जरूर आएंगे, जरूर। ऐसी हम उम्मीद करते और हैं। जी, एक बस चलते चलते एक और बात बताना चाहती हूँ कि नस्र लिखने की बहुत आदत नहीं थी, लेकिन जी मैं अपने कई बार जब कहीं प्रोग्राम्स में जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो मैं अपने जो सफरनामा होता है उसको, यात्रा वृतांत होता है उसको मैं हमेशा लिखती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप अपने जो यात्रा के संस्मरण हैं, जो सफर के आपने लिखे हैं संस्मरण, उन पर भी एक किताब आप लिखिए कभी। तो कोशिश करूंगी, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें होंगी। ईश्वर पूरा जी। करेगा इन फिलहाल सब जो बातों आप को भी। लुधियाना में गए मुशायरे पर, जो आपने लिखा वो मैंने पढ़ा, बा कमाल आपने लिखा, और बहुत सुंदर एक चित्रण किया, तस्वीर आपने खींची उस सारे प्रोग्राम की। जी, बा बहुत कमाल। शुक्रिया। और समय हो चला है तरना जी आपसे विदा लेने का, और जाते जाते आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, इनको आप क्या एक मैसेज जो देना चाहेंगी, जो लिखने का एक शौक रखते हैं, क्या उनको करना चाहिए? देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे आजकल जो नए शायर हैं, जो युवा शायर हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, खासतौर पे हिंदी और उर्दू दोनों में ही। क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि जबान, देखिए, कोई भी जबान जो है वो किसी धर्म से बिल्कुल उसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जैसे मैंने उर्दू सीखी, मेरी बिल्कुल। जबान उर्दू है, तो ऐसे ही आपकी कोई भी जबान हो सकती है। लेकिन जो नए लिखने वाले हैं, मैं उनसे बस एक ही मेरी दरख्वास्त है कि बहुत जल्दबाजी मत करिए, अच्छे से अपने को तैयार करिए, पकाइए, क्योंकि अधपके बर्तन हमेशा टूट जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप पढ़िए बहुत सारा। मैंने जैसे बताया था कि 100 चीजें पढ़िए, तब आप 10 को गुनिए और फिर एक कहिए। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप उनको पढ़ते रहेंगे और फिर लिखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम होगा। और मंच की जल्दी मत करिए। ज्यादातर लोगों को ये होता है कि हम मंच पे पहुंच जाएं, स्टेज पे पहुंच जाएं और जी हमारा नाम हो जाए। बिल्कुल। तो और इससे थोड़ा सा मुझे लगता है दूर भागना चाहिए। आप जी अच्छा कह रहे होंगे, अगर कहीं भी फूल खिला है तो उसकी खुशबू हमेशा पहुंचेगी। फूल को कभी कहना नहीं पड़ता है कि मैं खिल गया हूँ, या मेरा ये रंग है, ये रूप है, ये खुशबू है। वाह, तो बस बहुत वही। खूब। जी जी। बहुत खूब। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है आपके इस मार्गदर्शन से बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुणा मिश्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, अपनी शायरी के रंग हमसे साझे किए, अपना जीवन का रंग जो है, कैसे एक जीवन का सफ़र रहा, वो आपने हमसे साझा किया। उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच तरुणा जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मधु की आज यहाँ दावत दी और मैं आपके सामने आई और इतने सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, नवाज। थैंक यू। और दर्शकों, ये थे तरुणा मिश्रा जी। कैसे एक जीवन में लाख रुकावटें भी आई, फिर भी बुलंदियों तक अपने आप को पहुँचा, अपने शौक़ का सफ़र जो है ये जारी रखा। और आप भी अगर ऐसा कुछ शौक़ रखते हैं, आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल करिए। हमारा ईमेल है info@justbroadcasting.com एंड vikram@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए ऐसी दुआ है कि सब कुछ छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद मत छोड़ना, ऐसी सभी के लिए कामना है। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।